नमस्कार, मैं पुनीत त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री विद्या में। दोस्तों, इन 30 दिवसीय संस्कृत शिक्षण की कक्षाओं के अंतर्गत मैं आप सभी लोगों का आज के 19वें अध्याय यानी 19वें दिन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री विद्या में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जैसे भी होंगे अपने अध्याय अपनी क्लास के साथ आप लोग जुड़े होंगे। दोस्तों, आज हम लोगों के लिए आज की कक्षा, आज की क्लास कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप में से कई लोगों का मेरे पास ये रिक्वेस्ट आया था, कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि सर थोड़ा सा संधि को लेकर के भी आप क्लासेस को स्टार्ट करिए। मैंने अलग से उन क्लासेस को नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि इसमें जो मैं आप लोगों की 30 दिन की क्लासेस स्टार्ट किया हूँ, इसमें ही आप लोगों के संधि और कारक ये सभी चीजें आप लोगों का इसमें आने वाला है। तो आज की कक्षा में हम लोग संधि प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम लोग आज से संधि को स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसको उत्साह के साथ बन करके अपने चैनल में देखेंगे। दोस्तों, आइए आज की कक्षा को बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं, क्योंकि आज हमारे पास विषय वस्तु ज्यादा है और धातु रूप भी ज्यादा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कॉलम ख में लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इनको किया जाए। आइए समय को बिना गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कॉलम का में हमारे पास वे कौन कौन से शब्द हैं जिनके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो कॉलम का पहला शब्द है राजा, जिसका अर्थ होता है राजा, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में किंग कहते हैं, ठीक है। मूर्धन सिर, हेड। अगला है तक्षण, बढ़ई, जिसे आप इंग्लिश में कारपेंटर कहते हैं, उसको संस्कृत में तक्षण और हिंदी में बढ़ई कहा जाता है। आइए देखते हैं कॉलम ख के उन धातु शब्दों को, उन धातुओं को कि वे कौन कौन सी धातुएं हैं। सबसे पहली धातु है वृत्त धातु, जिसका अर्थ होता है होना। हमने इससे पहले अस धातु, भू धातु इत्यादि हमने पढ़ा था। होना के अर्थ में आज एक और धातु जिसका अर्थ होता है होना। अगला है ईक्ष धातु, जिसका अर्थ होता है देखना। दृश्य धातु हमने पढ़ा था, उसी के साथ एक और धातु आ गई है भास धातु, कहना। वद धातु बोलना, कत धातु कहना, ये भी एक धातु है भास धातु, जिसका अर्थ होता है कहना। अगला है कूर्द धातु यानी कूदना, जंप करना। यत धातु यत्न करना, प्रयत्न करना, कोशिश करना, इन अर्थों को बताता है। रम धातु लगाना, मतलब अपना मन लगाना, ठीक है। रम जाना, किसी काम को कहते हैं ना कि इस काम में आप रम जाओ, तो इसके लिए हम लोग रम धातु का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है लगना या फिर रमण करना, ठीक है। वंद मतलब वंदना करना, ठीक है। शिक्ष धातु का अर्थ होता है सीखना। कंप धातु का अर्थ होता है कांपना। पलाय धातु का अर्थ होता है भागना यानी पलायन करना। यह एक शब्द बनता है, ठीक है, वो पलाय इससे बनता है, लेकिन पलाय का जो वास्तविक रूप है वो परा प्लस अय है, ठीक है, वो मिलकर के पलाय बनता है। चेष्ट धातु चेष्टा करना, कोशिश करना के अर्थ में है। आइए अगला देखते हैं आलंब मतलब सहारा लेना, ठीक है। उसके बाद ध्वंस धातु है, जिसका अर्थ होता है नष्ट होना, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन धातु और उनके अर्थों को समझ गए होंगे। आइए देखते हैं कॉलम का कि अव्यय शब्दों को अन्यथा का अर्थ होता है नहीं तो, ठीक है, वरना जो हम कहते हैं ना, नहीं तो ये कर दूंगा, ठीक है। उसके लिए अन्यथा का प्रयोग होता है शीघ्रम जल्दी, सहसा एकदम, सहसा वो मेरे सामने आ गया, एकदम वो मेरे सामने आ गया, इस तरह से वाक्यों में प्रयोग हम इनका करते हैं। उसके बाद है किंचित कुछ, ठीक है, ये अर्थ होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी शब्द और उनके अर्थ याद होते जा रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल इन शब्दों को मिलाकर के 380 आज शब्द हो गए हैं, ठीक है। आपके पास देखिए शब्द भंडार कितना बढ़ता जा रहा है। आप इनको याद करिए, कंठस्थ करिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा कि आपके पास संस्कृत का शब्दों का इतना बड़ा भंडार है, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि क्या है हमारे पास नया। दोस्तों, नए में हमारे पास यह है कि हमारे पास जो राजन शब्द है, ये जो राजन शब्द है, यह अनंत वाला पुल्लिंग शब्द है, यानी अनंत पुल्लिंग शब्द है, जो कि क्या है राजन शब्द,
ठीक है। राजन शब्द का पहले हम रूप देखते हैं, फिर उसके बाद राजन शब्द का हम जो इसमें प्रयुक्त हुआ संक्षिप्त रूप है उनको देख करके हम बाकी जो इसके साथ मूर्धन और तक्षण शब्द है इसको भी हम करेंगे। और उसके बाद इन धातुओं का सेव धातु यानी आत्मनेय पद के धातुओं के साथ या आत्मनेय पद के रूपों के साथ हम इनका रूप चलाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले राजन शब्द का रूप किस तरह से चलता है। राजा राजानो राजानः, राजानम राजानो राज्ञः, राज्ञा राजभ्याम राजभिः, राज्ञे राजभ्याम राजभ्यः, राज्ञः राजभ्याम राजभ्यः, राज्ञः राज्ञोः राज्ञाम, राज्ञी राजनी राज्ञोः राजसु। दोस्तों सप्तमी विभक्ति एक वचन में राज्ञी और राजनी ये दो शब्द बनते हैं, आप दिमाग में बैठा के रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं राजन शब्द में लगे हुए जो संक्षिप्त रूप है उनके रूप किस तरह से हैं। रूप इनके कैसे चलेंगे। आ आनौ आनः, आनम आनौ नः, ना आभ्याम आभि, ने अभ्याम अभ्यः, नः अभ्याम अभ्यः, नः नो नाम, नी अनि नो असु। इस तरह से हम लोग राजन शब्द के संक्षिप्त रूपों को चलाएंगे और हम लोग मूर्धन और तक्षण शब्दों का भी प्रयोग करेंगे इन्हीं के साथ। लेकिन इसमें आज ट्विस्ट ये है कि आप लोगों को ही इन शब्दों का प्रयोग आपको करना है। आज ये आपका होमवर्क है, लेकिन अगली कक्षा में मैं आपको इनके रूप पहले चला करके बताऊंगा कि किस तरह से हम इनके रूपों को चला सकते हैं, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूं किस तरह चलेंगे। जैसे मूर्धन है तो मूर्धा मूर्धानो मूर्धानः, मूर्धानम मूर्धानो मूर्धनः, इस तरह से इसका रूप चलेगा। तक्षण है तो तक्षा तक्षानो तक्षानः, तक्षानम तक्षानो तक्षणः, इस तरह से इनका रूप चलेगा। बाकी चतुर्थी तृतीया से लेकर के सप्तमी तक के रूप आपको स्वयं चलाने हैं, आप कोशिश करिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप इस काम को करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे, क्योंकि मैं आपके पास चेक करने नहीं आ रहा हूं कि आपने कितना किया है कितना नहीं किया है, ठीक है। चलिए आइए अगला देखते हैं। हमारे पास सेव धातु का लोट लकार आज हमको याद करना है कि सेव धातु का लोट लकार का रूप किस तरह से चलता है और इसमें प्रयुक्त होने वाला जो संक्षिप्त रूप है वह किस तरह से उसका रूप चलता है। उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझने की कोशिश करेंगे ध्यान से, क्योंकि आत्मनेय पद का हमने इससे पहले वाली कक्षा में लट लकार हमने देख लिया था जिसमें रूप चलता था सेवते सेवेते सेवन्ते, सेवसे सेवेथे सेवद्वे, सेवे सेवावहे सेवामहे। आज की कक्षा में हम लोग लोट लकार का रूप देखेंगे किसका रूप किस तरह चलता है देखते हैं। सेवताम सेवेताम सेवन्ताम, सेवस्व सेवेताम सेवध्वम, सेवई सेवावहै सेवामहै, इस तरह से हम लोग लोट लकार का रूप चलाएंगे। आपको याद करना है सेव धातु का लोट लकार आपको याद करना है, कंठस्थ करना है। आइए देखते हैं सेव धातु में प्रयुक्त हुए इस लोट लकार के संक्षिप्त रूपों को किनके सहयोग से हम इन धातुओं के रूपों को चला सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले अताम एताम अंताम, अश्व एथाम अध्वम, ऐ आवहै आवहै, इस तरह से हम लोग इनके रूप चलाएंगे। आइए देखते हैं वृत्त धातु का लट लकार का रूप किस तरह चलेगा। वर्तते वर्तेते वर्तन्ते, वर्तसे वर्तेथे वर्तध्वे, वर्ते वर्तावहे वर्तामहे। ईक्ष धातु का रूप किस तरह चलेगा। ईक्षते ईक्षेते ईक्षन्ते, ईक्षसे ईक्षेथे ईक्षध्वे, ईक्षे ईक्षावहे ईक्षामहे। अगला भास धातु भासते भासेते भासन्ते, भाससे भासेथे भासध्वे, भाषे भाषावहे भाषामहे। कुर्द धातु कुर्दते कुर्देते कुर्दन्ते, कुर्दसे कुर्देथे कुर्दध्वे, कुर्दे कुर्दावहे कुर्दामहे। इसी तरह आप यद धातु रम धातु बंध शिक्ष कंप पलाय चेष्ट आलंब और ध्वंस धातुओं के रूप आप लोग चलाएंगे, उनको लिखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इन कामों को बड़ी ईमानदारी के साथ करेंगे, क्योंकि अभ्यास आपको करना है, इनके मुझे नहीं। मैं आपको अगर गलतियां होती हैं आपकी कहीं तो उनको मैं सुधार करने के लिए यहाँ पर हूं। जैसे कुछ लोगों ने मेरे पास मैसेज करके अपनी शंकाओं को अपनी समस्याओं को मेरे सामने रखा था, मैंने उन सभी समस्याओं का उदाहरण मैंने उनका निदान किया है, ठीक है। आप लोग भी इसी तरह अपने कामों को करिए, अभ्यास करिए और उनकी समस्याओं को जो भी आपके लिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनका निदान मैं करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछिए, अपनी समस्याओं का समाधान मुझसे लीजिए, मैं उसको
सॉल्व करने के लिए हमेशा बाध्य रहूंगा, तत्पर रहूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप ये सब सभी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अगला देखते हैं, आप लोगों के लिए इस अध्याय में एक अभ्यास कार्य है। अभ्यास कार्य यह है कि अध्याय 8 और अध्याय 9 में दिए गए तृतीया के नियमों को आप लोग पुनः स्मरण करेंगे और आप लोग पीछे अध्याय में जाएंगे और उनमें दिए गए 8वें और 9वें अध्याय में जो तृतीया विभक्ति से रिलेटेड जो आपको नियम बताए गए थे, आप उनका अभ्यास करेंगे कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, ये आपका वर्क है, होमवर्क है। ठीक है, आइए बिना समय गंवाए अपने हम लोग फटाफट आज के अगले पड़ाव में यानी हम लोग संधि को प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहली संधि हमारे पास क्या है, तो वो है यण संधि। बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाने वाला हूं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं नियम संख्या 53 कहती क्या है। नियम संख्या 53 में एक यहाँ पर छोटा सा फॉर्मूला है। क्या है ये, इको यणची। इस इको यणची में 3 शब्द हैं। पहला इक, दूसरा यण और तीसरा अज। ठीक है, इको यणची, इक, यण और अज। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा है कि ई और बड़ी ई को या हो जाता है। ठीक है, ई और बड़ी ई को या हो जाएगा, उ बड़े उ को व हो जाएगा। ठीक है, री को र हो जाएगा, री को ल हो जाएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, ये दिमाग में बैठाने वाली चीज है कि क्या कह रहा है। ई और बड़ी ई को य हो जाएगा। ठीक है, उ और बड़े उ को व हो जाएगा, री को र हो जाएगा और री को ल हो जाएगा। उसके बाद अब देखते हैं कैसे होगा, क्या कभी भी हो जाएगा? नहीं। तो यहां पर कह रहे हैं कि यदि बाद में स्वर हो तो, यदि बाद में स्वर हो तो, बाद में कैसे, पहले जैसे मान लीजिए यहां एक शब्द लिखा है तो यहां शब्द के अंतिम वाले अगर अक्षर में कोई भी इक वर्ण है, इक वर्ण में ई, उ, री और री ये आते हैं। ठीक है, तो यहां पर कोई भी अगर स्वर वर्ण है, ठीक है, और उसके बाद यहां पर जो यहां दूसरा हिस्सा है, यहां पर अगर यहां पर कोई अच वर्ण हो यानी अ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ ये हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनको क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा, यानी ये वाला यण हो जाएगा, य, व, र, ल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या क्या बताया कि ये हमने कर दिया इनको डिवाइड। ठीक है, ई को य हो जाएगा, फिर हम इसको डिवाइड करते हैं, उ को व हो जाएगा, ये व, फिर हमने इसको डिवाइड किया, री को र हो जाएगा, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, ली को ल हो जाएगा। मतलब ई या बड़ी ई हो तो य हो जाएगा, उ या बड़ा उ हो तो व हो जाएगा, री को र, ली को ल हो जाएगा। कैसे होगा कि अगर इनके बाद ये हो यानी अच हो, अ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ ये हो तो इनको क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा, यानी यण के अक्षर य, व, र, ल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और है। एक चीज क्या है, ये याद है कि मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है कि सवर्ण स्वर हो तो नहीं होगा। सवर्ण स्वर अगर हो तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि अगर सवर्ण वर्ण के आगे रहने पर संधि करने लगेंगे तो यहां पर हम लोग सवर्ण संधि करने लगेंगे। फिर इसलिए यहां पर साफ साफ मना किया है कि यदि सवर्ण वर्ण है, एक जैसा वर्ण अगर है, मान लीजिए ई है तो उसके आगे ई ना हो, उ हो तो उसके आगे उ ना हो, इस तरह के सवर्ण अगर वर्ण होंगे तो वहां पर यण संधि
नहीं होगी। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या कहा है कि सवर्ण स्वर नहीं होना चाहिए। उस स्वर वर्ण के यानी इस इक के सामने, इनके जैसा दूसरा वर्ण नहीं होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, ई और ई को या, उ और उ को व, री को र, री को ल हो जाएगा। ठीक है, नियम आप याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसके बाद भूलेंगे नहीं, इतनी आसानी से नहीं समझाएगा कोई। ठीक है, आइए देखते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल। सबसे पहला हमारे पास ई से रिलेटेड है एग्जाम्पल। इसमें क्या है, पहला एग्जाम्पल प्रति प्लस एक। ठीक है, अब इनको सबसे पहले हमको अपने दिमाग में आपने वर्ण विन्यास यानी वर्ण छेद किया होगा, वर्ण विच्छेद किया होगा, उसी वर्ण विच्छेद का हम सहारा लेंगे। कैसे? लास्ट वाला अक्षर देखते हैं, इसमें क्या है, ता और ई, दो है ना, ता और ई। इसमें अंत में ई दिख रहा है, छोटी ई है, यहाँ पर ई है। ठीक है, और इसके बाद ये ए। अब यहाँ पर देखिए इनमें से कोई मिल रहा है, तो हाँ ये रहा ए, ये हो गया। ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से ई के बाद कोई सा भी इनमें से हो तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले छोटी ई है यहाँ पर और ए है यहाँ पर। अब इस ई को क्या बन गया, य। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर इसका रूप, प्रत्येक। समझ में आ रहा है? ठीक है, प्रत्येक। अब इसमें से जब यहां से स्वर वर्ण निकल जाएगा तो ये त हलंत हो जाएगा, तो यहां पर ये आधा त लिखा गया, और जब ये ई को या हो गया तो ये ए की मात्रा यहाँ या में मिल गई, तो प्रत्येक यह शब्द बनता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, इति प्लस आह। इति प्लस आह। अब यहाँ पर देखिए वही सेम स्थिति है, तब में छोटी ई है यहाँ पर है। ठीक है, आ यहां पर ये रहा। अब क्या हो जाएगा, इति प्लस आह क्या बन जाएगा, बिल्कुल इसी की तरह, इत्याह। ठीक है, क्या बनेगा, इत्याह। अगला देखते हैं, यदि अपि, वही सेम स्थिति है यहां पर भी। ठीक है, द में छोटी ई है और यहां पर अ है, तो क्या बन जाएगा, यद्यपि। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, यद्यपि यह शब्द बनेगा। ठीक है, अगला देखते हैं, मधु अरि। इसका एग्जांपल अब ले रहे हैं, उ और उ का। तो इसमें क्या है, देखिए ध के बाद उ है, साफ साफ दिख रहा है, और यहां पर अ है। क्या है, ये रहा अ। तो अब इस उ को क्या हो जाएगा, तो उ को व हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, मधुवरी। म आधा घ व र पे छोटी ई की मात्रा री, मध्वरी, यह शब्द बनेगा। अगला देखते हैं, वधु प्लस औ। अब देखिए धा में बड़ी ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा है, औ है तो यहाँ पर औ है, तो क्या बन जाएगा, ऊ को क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर पूरा वाक्य, वध्वौ, व आधा घ वौ, वध्वौ। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगला देखते हैं एग्जांपल और, गुरु प्लस आज्ञा। र में उ की मात्रा है। ठीक है, गुरु में उ में छोटी उ है यहाँ पर। ठीक है, और आज्ञा का अ है, तो उ और अ यहां पर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, गुरुवाज्ञा। क्या हो गया, गुरुवाज्ञा। यह शब्द बनेगा। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं। अगला देखते हैं तीसरा। तीसरे में क्या, री का एग्जांपल हम देखते हैं, तो पितृ प्लस आ। त में री है। ठीक है, यहाँ पर नीचे री लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये रहा री और ये रहा आ, तो क्या बन जाएगा, री को र बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, पित्रा। ठीक है, पित्रा बनेगा। अब अगला देखते हैं, धात्री प्लस अंश। यही री यहाँ पर, जो ये री यहाँ है तो वही री यहाँ पर भी है, और छोटा अ है, तो ये रहा आपका छोटा अ। अब इसको धात्री प्लस अंश को क्या बन जाएगा, धात्रंश। धात्रंश, यह शब्द बनेगा।
ठीक है, अगला देखते हैं नृ प्लस आकृति। इसका एग्जाम्पल है नृ को ल हो जाता है तो क्या है, नृ है, पूरा नृ यहां पर दिख रहा है बिल्कुल साफ, यहां पर तो आपको कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो नृ है। अब इसके बाद यहां पर क्या है, अ है, तो क्या बन जाएगा, साफ साफ लाकृति, लाकृति यह बनेगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नियम क्या है, एक बार नियम को हम देख लेते हैं कि इको यणची क्या है, इक है, यण है और अच है। तो इक में क्या है, ई उ को य हो जाता है, उ को व हो जाता है, री को र हो जाता है, नृ को ल हो जाता है। कब होता है, यदि बाद में अ ई उ री नृ ए ओ ऐ औ ये बाद में हो तो। लेकिन यदि सवर्ण स्वर हो तो, अगर एक जैसा अक्षर उसके आगे है तो वहां पर यण संधि नहीं होगी, वहां पर सीधा सीधा सवर्ण संधि हो जाएगी। ठीक है, समझने की कोशिश करिए, अभ्यास करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट और ये टॉपिक। यण संधि बहुत ही आसान है, मैंने आप बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझाया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी डाउट को क्लियर करने के लिए प्रतिबद्ध हूं, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको 30 दिनों में संस्कृत सिखाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूं, तो मैं अपना कार्य बखूबी निभाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आइए अब देखते हैं आज की इन कक्षा के आधार पर उन उदाहरणों को जिनको हम करने के बाद अपना ज्ञान का मापन कर सकते हैं कि हमने कितना सीखा और कितना हमें अभी भी कमी है। तो आपको अगर कमी दिखती है, वीडियो को फिर से रिवाइज करिए, फिर से देखिए। मैं कहीं भागा थोड़ा ना जा रहा हूं यूट्यूब से, मैं यहीं पर हूं, आप करिए। ठीक है, आइए देखते हैं आज के उन एग्जाम्पल्स को, उदाहरण वाक्यों को देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण वाक्य हमारे सामने है कि राजा राज्य करता है। राजा राज्य करता है तो राजा के लिए क्या प्रयोग करेंगे, प्रथमा एक विभक्ति करता है। ठीक है, तो प्रथमा एक विभक्ति में क्या बनेगा, सेम यही रहेगा, राजा। ठीक है, राज्य करता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, राज्यम, राज्यम। ठीक है, करता है के लिए करोति, करोति, यह वाक्य बनेगा। ठीक है, पहला वाक्य बड़ी आसानी से हो गया। अगला है क्या है, बालक के सिर पर फल गिरा। अब देखिए, आज जो हमने ये मूर्धन शब्द पढ़ा था उसका एग्जाम्पल है। क्या है इसमें, बालक के, ठीक है, बालकस्य, क्या हो जाएगा, बालकस्य। ठीक है, सिर पर फल गिरा। ठीक है, मूर्धनि फलम अपतत, क्या हो जाएगा, मूर्धनि फलम, ठीक है, क्या हो जाएगा, फलम अपतत, अपतत, यह वाक्य बनेगा। मूर्धनि का प्रयोग करके बालक से मूर्धनि फलम अपतत, बालक के सिर पर फलम अपतत गिरा। ठीक है, बालक के सिर पर फल गिरा। अब अगला क्या है, बढ़ई। ठीक है, बढ़ई, इसके लिए हमने आज की कक्षा में ही एक शब्द पढ़ा, तक्षण। ठीक है, बढ़ई इधर आ रहा है तो बढ़ई एक ही है। ठीक है, तो बढ़ई के लिए क्या हो जाएगा, तक्षा, इधर के लिए अत्र। ठीक है, आ रहा है के लिए आप ही लोग बता दीजिए, क्या हो जाएगा, आगच्छति, गच्छति, यह वाक्य बन गया और आपका वाक्य सही हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं, वह आंख से काढ़ा है। नियम याद करिए तृतीय विभक्ति का, अगर किसी अंग से वह परेशान है, किसी अंग में किसी के दोष है तो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग अभ्यास के लिए बोला है ना। तृतीय विभक्ति के 8वें और 9वें अध्याय में तृतीय विभक्ति के उन सभी नियमों को एक बार देखिए, उनको समझने की कोशिश करिए। तो क्या है, वह आंख से काढ़ा है, सह नेत्रेण काढ़ः अस्ति, वह के लिए सह, आंख के लिए नेत्रेण। ठीक है, काढ़ः अस्ति, काढ़ः के लिए काढ़ः अस्ति, यह वाक्य बनेगा और यह वाक्य आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अशुद्ध शुद्ध और नियम, बहुत ही सिंपल है। क्या है, राजाम राजेन राजाय, कुछ समझ में आ रहा है। मैंने आपको याद करने के लिए जो तरीका बताया था कि आप वचन वचन करके याद कर लीजिए। ठीक है, उसी के हिसाब से आपके पास यहाँ क्वेश्चन पूछा, राजाम द्वितीया
राजेन तृतीया, राजाय चतुर्थी का यहाँ प्रयोग करके आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश चल रही है। कैसे? नियम में हमें कुछ नहीं देखना, हमें नियम में केवल एक चीज दिमाग में हटाना है कि वो शब्द रूप क्या था। ठीक है, तो शब्द रूप में क्या था, रूप क्या चलता था? राजा, राजानु, राजानम। ठीक है, तो द्वितीया में क्या बनता था? राजानम। क्या बनेगा? राजानम। शब्द आपका सही हो गया। ठीक है, राजानम, राजानम, राजा, राज्ञम। अगला क्या है? यहां पर राजेन दिया है तो वहां पर क्या हो जाएगा? राज्ञा, राज्ञा। चतुर्थी में राजा है की जगह पर क्या हो जाएगा? राज्ञी। ये आपका सही हो गया। ठीक है, और इसमें नियम क्या हो जाएगा? नियम इसमें शब्द रूप। कुछ नहीं करना है, बस याद करना है, समझना है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। इसी तरह आप अन्य सभी उदाहरणों का भी आप प्रैक्टिस करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे, उनको करने की, उनको समझने की आप कोशिश करेंगे, उन नियमों को लगाएंगे जो नियम हमारे लिए उपयोगी हैं। उन सभी नियमों का, यानी आपके इस अध्याय के लिए तृतीया विभक्ति में लगने वाले उन नियमों को 8वें और 9वें अध्याय में दिए गए उन नियमों को एक बार फिर से देखना है। आपके लिए अभ्यास है वो, आप उसे करेंगे, याद करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और अगले दिन आप उन सभी कामों को कर करके आप लोग अपने आप को बताएंगे कि हाँ मैंने कर लिया। ठीक है, क्योंकि मैं तो रहूंगा नहीं आपके पास कि मैं आपकी कॉपी चेक करने आ रहा हूँ कि हाँ एक एक व्यूअर के घर पे या एक एक बच्चे के घर पे मैं आ करके क्लास की कॉपी चेक कर रहा हूँ, ऐसी स्थिति नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ईमानदारी से अपने कामों को करिए अपना, लेकिन उससे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तभी तो बने रहेंगे आपके अपने YouTube चैनल श्री विद्या के साथ। ठीक है, अभ्यास करिए, रूपों को, धातु रूपों को याद करिए, कंठस्थ करिए, अपने प्रयोग में लीजिए, अभ्यास करिए। उसके बाद आप अपना परिणाम देखिए, आप अपना रिजल्ट देखिए कि आपको संस्कृत समझने बोलने में कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। आप आसानी से उस चीज को कर सकते। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल श्री विद्या के साथ। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने अन्य दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।